अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग कल हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे और प्रशासन पढ़ रहे थे। देखिए, मैंने कल आपको एक पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख का चर्चा किया था। तो मैंने शायद बोल दिया था लोहना, है ना? तो ये लोहना नहीं होगा, लोहनरा होगा। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना? और पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख और है जिसका नाम है आपको पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। कौन अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख को लिखने वाला है रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख को लिखने वाला कौन है? तो वह है रवि कीर्ति। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लोहना नहीं था, वो लोहनरा था। ठीक, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर जो बौद्ध शासक गौड़ शासक था, गौड़ शासक शशांक जो था, वो ग्रहवर्मा का हत्या क्यों कर दिया? जो कन्नौज का शासक था उससे प्रति जो है उसका शत्रुतापूर्ण संबंध क्यों था? तो जान लीजिए, कन्नौज का जो शासन था, मौखरी शासक, उसका जो सीमा था राज्य का, वो बिहार तक था। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में तक था। इसलिए दोनों की सीमा जो है आपस में टकराती थी। तो प्रतिद्वंदिता का यही एक बहुत बड़ा कारण था। और शशांक भी चाहता था कि कन्नौज की राजनीति पर हम कब्जा करें, भले ही वो उसमें सफल नहीं हो सका। ये एक अलग चीज है। यही कारण था कि शशांक और ग्रहवर्मा में शत्रुतापूर्ण संबंध थे, या कन्नौज के मौखरी शासक से शत्रुतापूर्ण संबंध थे। ये दो पॉइंट है ना? अब हम लोग हर्ष के प्रशासन के बारे में पढ़े, हर्ष के विजय के बारे में पढ़े। अब हम लोग हर्ष के एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हर्ष बहुत विद्वान शासक था। कहा जाता था कि हर्ष जो है कलम और तलवार दोनों में ही निपुण था। कलम में भी निपुण था और तलवार भी निपुण था। तो हर्ष के समय हर्षवर्धन जो था उसने 3 साहित्य ग्रंथ लिखे थे, जैसे नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन जो था 3 ग्रंथ नाटक लिखा था, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हर्षवर्धन इन तीनों पुस्तकों को स्वयं नहीं लिखा है और किसी धावक नामक व्यक्ति से इसको लिखवाया है। किसी धावक नामक व्यक्ति से इसको लिखवा लिया है, यह कुछ इतिहासकारों का आरोप है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि नागानंद को किसने लिखा है या प्रियदर्शिका को किसने लिखा है, रत्नावली को किसने लिखा, तो आपका आंसर हर्षवर्धन ही होगा। और कभी पूछे कि किसको हर्षवर्धन का चॉइस न देके धावक चॉइस दे दिया, तो आप धावक भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये धावक से उसने लिखवाया था। और वैसे भी कहा जाता है, कहावत है कि लेखक राजा आधा लेखक होता है। जो राजा लेखक होता है वो आधा ही लेखक होगा, पूरा नहीं लेखक हो सकता, क्योंकि उसके पास एक व्यवहार की बात है कि समय नहीं रहता है। यही बात मैं कभी कभी सोचता हूं कि नेहरू जी इतने व्यस्त व्यक्ति थे और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया या बहुत सारे ग्रंथों का लिखे, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब लिखे। आखिर उन्होंने कैसे लिख लिया? तो कभी कभी जैसे धावक ने यहाँ पर हर्षवर्धन के 3 किताबों को लिखा, उसी प्रकार मुझे डाउट होता है, संदेह होता है कि नेहरू जी के भी पुस्तकों को लिखने वाला कोई गुप्त व्यक्ति होगा। अगर भारत सरकार इस पर रिसर्च कराए तो एक बहुत बड़ा हो सकता है कि प्रकाश में आ जाए। ये हर्षवर्धन के बारे में 3 किताब के बारे में। हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत महान व्यक्ति रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत बड़े
महान व्यक्ति रहते थे। वो महान व्यक्ति का नाम था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। ये बाणभट्ट जो था बिहार का ही रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? बिहार में सोन नदी जहां पर है, डेरी ऑन सोन के आसपास कोई गांव है, पृथ्वीकुटा गांव। कौन गांव है? पृथ्वीकुटा गांव है। उसी पृथ्वीकुटा गांव में इनका बाणभट्ट का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम चित्रभानु था और मां का नाम राजदेवी था। मां का नाम क्या था? राजदेवी था। बाणभट्ट ने 2 किताब लिखा, हर्षचरित लिखा और कादम्बरी भी लिखा, है ना। हर्षचरित लिखा और कादम्बरी लिखा। हर्षचरित से हमें बहुत सारा चीजों का जानकारी मिलता है। ये बाणभट्ट के बारे में है। और हर्ष के दरबार में मयूर भी रहते थे। मयूर भी एक अच्छे लेखक थे, मयूर भी रहते थे। तो यहां पर हम लोग पहले हर्षचरित के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। हर्षचरित के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। हर्षचरित से हमें प्रशासन के बारे में सूचना मिलती है, यह मैंने आपको बताया था। हर्षचरित में थानेश्वर, हर्षचरित में थानेश्वर जो है उसको अतिथियों का चिंतामणि भूमि कहा जाता है। अतिथियों का चिंतामणि भूमि कहा गया है। हर्षचरित में थानेश्वर को अतिथियों का चिंतामणि भूमि कहा गया है और व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा गया है। ये हमको 2 बात ध्यान में रखना होगा। व्यापारी के लिए क्या कहा गया है? लाल भूमि, और अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि। हर्षचरित में उज्जैन और कन्नौज को 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कन्नौज का इस समय जो गुप्तोत्तर काल में कन्नौज प्रमुख व्यापारिक केंद्र हो गया, क्योंकि प्रमुख राजनीतिक केंद्र जब यही हो गया तो प्रमुख राजनीतिक व्यापारिक केंद्र भी यही होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन काल में या गुप्तोत्तर काल में व्यापारिक केंद्र कौन था, अगर उज्जैन भी चॉइस है, कन्नौज भी चॉइस है, तो आप कन्नौज ही उसको टिक कीजिएगा। हर्ष को महान बनाने में कहीं ना कहीं क्रेडिट बाणभट्ट का ही जाता है। ये बाणभट्ट जो हर्षचरित लिखे वो 8 भाग में है, उसमें 8 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय है। ठीक, इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में अगर हम देखें तो हर्षवर्धन बाणभट्ट अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का श्रेय कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को ही देता है। हर्षवर्धन को ही देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाणभट्ट कहता है कि मैं इतना बड़ा कविता लिखने वाला इसलिए बन सका क्योंकि इसका श्रेय कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को ही जाता है। इस बात का प्रमाण हमें हर्षचरित के दूसरे अध्याय से मिलता है कि बाणभट्ट कहता है कि मैं हर्षवर्धन के इन गुणों से प्रभावित होकर यह उनकी प्रशंसा करता हूं। तो कहीं ना कहीं वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाणभट्ट का हर्षचरित जो है वो प्रशस्ति है, प्रशंसा है। जो प्रशंसा हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए किया था, वही प्रशंसा जो है कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के लिए बाणभट्ट ने किया हर्षचरित में। तो दूसरा में वह जो है हर्षवर्धन के गुणों से प्रभावित होता है, उसके बारे में चर्चा करता है। तीसरा अध्याय में अगर हम आते हैं तो हमें श्रीकंठ जनपद, क्या है? श्रीकंठ जनपद और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश का शैव भैरवाचार्य से जो चर्चा है, भैरवाचार्य से जो चर्चा है
उसके बारे में वर्णन है तीसरा अध्याय में। चौथा में अध्याय में कन्नौज में जो राजश्री का विवाह होता है उसके बारे में वर्णन है। इस प्रकार राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा से होता है, वो चौथे अध्याय में है। पांचवें अध्याय में अगर हम जाते हैं तो हूण आक्रमण की चर्चा है। आपको याद होगा कि राजवर्धन को हूण आक्रमण करवाने के लिए भेजा गया था। छठा अध्याय में आइएगा तो राजवर्धन, ये सब घटना मैं बता चुका हूं। राजवर्धन जो है वो कहता है कि परिस्थिति देखकर कि मैं अब भिक्षुक बन जाना चाहता हूं। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि जब हूण आक्रमण को दबा के वो वापस आता है तो वो पाता है कि उसकी माँ जो है अब विधवा हो गई है, और इधर जो है शशांक और देवगुप्त मालवा का राजा मिलकर उसके बहनोई ग्रहवर्मा का हत्या कर देता है। और ये सब घटना का वर्णन है। इसी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किस प्रकार होता है, कन्नौज के सरदारों ने उसको अपना बुलाया, फिर राजधानी थानेश्वर से कन्नौज चला जाता है। ये सारा वर्णन छठा में ही है। और हर्षवर्धन जो है बदला लेने का संकल्प लेता है। ये सारा चीज जो है छठा अध्याय में। अगर सातवां में आइएगा तो हर्षवर्धन जो है दिग्विजय के लिए निकलता है। हर्षवर्धन क्या है? दिग्विजय के लिए निकलता है। और उस दिग्विजय में उसको आसाम का जो राजा है, असोम का जो राजा है भास्कर वर्मा, असोम का जो राजा है भास्कर वर्मा से उसका एक दूत है भास्कर वर्मा का हंसवेल, वो हर्षवर्धन से मिलता है। ये जो है सातवां में आपको वर्णन मिलता है। आठवां में मिलता है कि विंध्य के जो जंगल है उसमें जो सती होने के लिए जाती है राजश्री, और दिवाकर मित्र जो बौद्ध भिक्षु है उसकी सहायता से बचाता है। ये सारा चीज आपको आठवें अध्याय में, जो अंतिम अध्याय है, और इसी में विभिन्न धर्म के जो संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं या विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसका भी वर्णन कहीं ना कहीं आठवें अध्याय में ही है। तो यही है आपका वानभट्ट का हर्षचरित के बारे में। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए, वानभट्ट के हर्षचरित में 8 अध्याय में वानभट्ट ने बहुत ही चालाकी से हर्षवर्धन को अपयश से बचा लिया, क्योंकि उन समस्याओं पर वो किस प्रकार नियंत्रण पाया यह वर्णन इस किताब में नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो हर्षवर्धन को अपयश से बचाना चाहता था। चाटुकारिता का, प्रशंसा का ये एक नायाब उदाहरण है हर्षचरित, वानभट्ट का हर्षचरित। ठीक, वानभट्ट ने 2 किताब लिखा था, हर्षचरित और कादंबरी। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में एक जानकारी हमें ह्वेनसांग से भी मिलता है। कौन सी मिलता है? ह्वेनसांग से मिलता है। ह्वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था। कौन था? चीनी बौद्ध यात्री था। और वह जो था 629 एडी में आया था भारत, और 645 एडी तक भारत में रहा था। यह हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था। उस समय चीन में तांग वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तांग वंश का शासक था। और राजा थे ताई लुंग। राजा कौन थे? ताई लुंग थे। राजधानी कहां थी? चंगन। उस समय कहीं ना कहीं तुर्क आक्रमण का डर था। तो जो राजा था उसने कहा कि इस समय कोई भी आदमी चीन से पश्चिम की ओर नहीं जाएगा। राजा ने मना कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन जो है वह नहीं माना, और अपने व्यक्तिगत प्रयास से, राजा का दूत बनकर नहीं, अपने व्यक्तिगत प्रयास से स्वतंत्र रूप से वो भारत की ओर निकला। और चीन से वह गया मध्य एशिया से खोतान आया, खोतान से अफगानिस्तान आया, पेशावर आया, फिर थानेश्वर आया। थानेश्वर में इसने जयगुप्त से शिक्षा लिया।
थानेश्वर में जयगुप्त से शिक्षा लिया। थानेश्वर के बाद यह कन्नौज आया और कन्नौज के धर्म सभा में इसने भाग लिया। जो हर्षवर्धन ने कन्नौज में आयोजित किया था उस धर्म सभा में भाग लिया। फिर कन्नौज से यह प्रयाग गया। कहाँ गया? प्रयाग गया। और प्रयाग में आप कह सकते हैं कि छठा हर्षवर्धन जो है छठा महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है। महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है और इसमें वह प्रयाग में ह्वेनसांग भाग लेता है। फिर प्रयाग से वो नालंदा जाता है और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करता है। लगभग 1.5 साल वो यहाँ रहता है। और नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय जो इंचार्ज है वो शीलभद्र है। कौन है? जो कुलपति हैं वो कौन है? शीलभद्र है। नालंदा से शिक्षा ग्रहण करके वो चला जाता है बंगाल। फिर बंगाल से उड़ीसा आता है और उड़ीसा से धान्यकटक होते हुए वो कांची आता है। फिर कांची से वो पुनः नालंदा आता है। कहाँ आता है? पुनः नालंदा आता है और नालंदा में व्याख्यान देता है। फिर वह जो है आया था स्थल मार्ग से लेकिन जाता है जल मार्ग से। यहां से वह चीन श्रीलंका जाएगा, फिर श्रीलंका से चीन चला जाएगा जल मार्ग से। तो यह हर्षवर्धन जो आता कैसे है? स्थल मार्ग से, और जाता कैसे है? तो भारत के दक्षिणी हिस्सा से होते हुए श्रीलंका के पूर्वी हिस्सा की ओर पहुंचता है। क्योंकि और जब वो वहां पहुंचता है तो राजा इसका बहुत ही सम्मान करता है, इसको सजा नहीं देता है क्योंकि यह तो बिना पूछे चल दिया था। लेकिन राजा ने इसको अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया। आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया। क्योंकि इसको 2 बार लूट लिया गया था रास्ते में और एक बार तो हत्या का प्रयास किया गया था, तो इसको मार्ग रक्षक के रूप में उदिता को नियुक्त किया गया था। उदिता इसका हर्षवर्धन का ह्वेनसांग का मार्ग रक्षक था। यह सब हो गया आपको ह्वेनसांग के बारे में जानकारी। ह्वेनसांग भारत को इंतु कहता है। ह्वेनसांग क्या कहता है? भारत को इंतु कहता है। और उसने जो किताब का नाम लिखा वो किताब का नाम है सी यू की। ठीक, हर्षवर्धन भारत को क्या कहता है? इंतु। और किताब जो जाके वहां चीन में किताब लिखता है बैठ के, उस किताब का नाम है सी यू की। वह आया था नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और योग शास्त्र का शिक्षा लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीज का शिक्षा लिया था? योग शास्त्र का शिक्षा लिया था। और फिर वह जाके चीन में सारा एक किताब लिखता है सी यू की। ठीक, ह्वेनसांग का जो जीवनी लिखता है वो लिखता है वी ली। ह्वेनसांग का जीवनी कौन लिखता है? वी ली। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग जो है भास्कर बर्मन के बुलाने पर, असम का जो राजा है भास्कर बर्मन के बुलाने पर वह आसाम भी गया था ह्वेनसांग मिलने उससे। तो ये सब उसका बारे में कुछ आपको जानकारी मिल गया। अब हर्षवर्धन क्या क्या सूचना देता है वह सब थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, वो सब थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ह्वेनसांग के बारे में पहला सूचना देता है वह कि पुलकेशिन द्वितीय से वो पराजित हो गया। ये ह्वेनसांग भी सूचना देता है। ठीक, प्रबल प्रतिद्वंदी पुलकेशिन द्वितीय से यह पराजित हुआ। दूसरा है कि इंपॉर्टेंट चीज शशांक के बारे में सूचना देता है और कहता है कि शशांक जो था शैव धर्म को मानता था और बोधि वृक्ष को काट दिया था। जो बोधि वृक्ष को काट दिया था और गंगा में फेंक दिया था। ठीक, यह भी सूचना ह्वेनसांग देता है। ह्वेनसांग कहता है कि भारत में 4 वर्ण थे। 4 वर्ण थे। 47 अक्षर था। वर्णमाला कितने थे? वर्णमाला में 47 अक्षर था। ठीक, 7 वर्ष से बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया जाता था और शिक्षा के लिए गुरुकुल होता था और या बौद्ध विहार होता था, या दोनों जगहों में शिक्षा दिया जाता था।
शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था, जहां वह खुद पढ़ा था। 637 AD में पहुंचा था नालंदा। और दूसरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र वल्लभी था। ये सब सूचना ह्वेनसांग हमें देता है। ह्वेनसांग यह भी सूचना देता है कि वो भील बाल भी गया था। एक जगह है भीलमा, वो गया था। वो कहता है कि मथुरा में सूती वस्त्र बहुत ज्यादा मिलता था। मथुरा में क्या मिलता था? सूती वस्त्र बहुत ज्यादा मिलता था। मथुरा प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए। वाराणसी किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो रेशमी वस्त्र के लिए। और रेशमी वस्त्र को कौशेय भी कहा जाता था। वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था और रेशमी उसको कौशेय भी कहा जाता था। ये सब स्थानेश्वर को भी वो कहता है कि काफी इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र है। ये सब हर्षवर्धन हमें ह्वेनसांग हमें सूचना देता है। ह्वेनसांग कहता है कि अपराध जो था यह मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। यहां अंगभंग की सजा दी जाती थी। यहां मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। यहां अंगभंग मतलब शरीर को, जैसे कि कोई डकैती किया तो उसका दायां हाथ काट लिया जाता था। कानून व्यवस्था यहाँ अच्छा नहीं था, ये ह्वेनसांग बताता है हमें। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात बताता है कि व्यापारियों से नौका घाट कर, मतलब पानी का जहाज पर जो है कर लगता था, ये सब ये बताता है हमें। तो ये सारा सूचना ह्वेनसांग हमें देता है। यही है आपको, हाँ, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, नीतियों का पंडित कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये सब ह्वेनसांग के बारे में आपको सूचना है, जो भारत के बारे में वो कहता है। इससे ज्यादा आपको मेरे ख्याल से ह्वेनसांग के बारे में, हाँ, ह्वेनसांग एक चीज भी कहता है कि हर्षवर्धन जो था वो भारत का स्वामी था। भारत का स्वामी था और काफी अच्छा शासक था, प्रजावत्सल शासक था। ये भी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के बारे में सूचना देता है। कुछ सूचना मैंने और भी दिया था कि वह अपने दिन को 3 भाग में बांटता था। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये सब मैं प्रशासन में बता चुका हूं। फिर रिपीटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हो गया ह्वेनसांग के बारे में सूचना। तो यही है आपका हर्षवर्धन के समय में जो विभिन्न स्कॉलर थे, चाहे वो बौद्ध यात्री के रूप में हो, चाहे उसके आश्रयदाता के रूप में हो, या उसका छुपा हुआ जो लेखक किताब लिखता था, या एक मयूर है, ये सब जो है इम्पोर्टेंट। तो हर्ष को विद्वान शासक भी कहा जाता है, यह सही बात है। इस प्रकार से अब हर्षवर्धन के बारे में एक दूसरे आयाम के साथ कल हम मिलेंगे। आज का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।